हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है डैनियल सेल। डैनियल सेल वो टॉपिक है जो आरबीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या नीट, आईआईटी जी एडवांस तक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न या तो छोटे क्वेश्चंस भी साथ में होते हैं और एक आपका लेंथी क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है 3 से 4 नंबर का। तो डैनियल सेल्स के बारे में आपने पहले कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को कवर करने के बाद में आपको डैनियल सेल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो जैसा कि इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था वैद्युत रसायन का सामान्य परिचय क्या होता है, और एक अपन ने डिस्कस किया था जो वैद्युत रासायनिक सेल, और सेकंड था अपना वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो अपना टॉपिक आज का रहेगा डैनियल सेल। अब डैनियल सेल को कवर करने से पहले मैं आपको एक बार जो पहले क्लास में अपन ने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपन ने 2 टाइप के सेल पढ़े थे। एक था वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। फर्स्ट टाइप का सेल था वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही अपन पढ़ने वाले हैं डैनियल सेल। आप बोल सकते हो इसका एग्जांपल्स डैनियल सेल। और दूसरा अपन ने पढ़ा था, कौन सा सेल था वो, यहाँ पे अपन उसको लिख देते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था वैद्युत अपघटनी सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक समरी अपन इनके बारे में शॉर्ट में लिखना चाहें तो जो देखो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, सिंपली आप जान सकते हो क्या होते थे ये ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में। तो सिंपल लिख सकते हो जो आपकी केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है केमिकल एनर्जी, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी वैद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। और इसमें आप ध्यान रख सकते हो, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं अपन। वैद्युत की उपस्थिति में कुछ पदार्थ होते हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इस टाइप के सेल में अपन ने पढ़ा था जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वैद्युत ऊर्जा है, ये कन्वर्ट हो रही थी किसमें, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट अपन ने वहां पे डिस्कस किया था कि जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल है, इसमें जो एक केमिकल एनर्जी है जो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ये स्वतः होती है अपने आप। जैसे आपने सेल देखा हो जो अपने रिमोट वगैरह में डलते हैं, उसमें केमिकल्स भरे होते हैं और वो अपने आप ही अपन को वोल्टेज देते रहते हैं, विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जो ये सेल होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, इसके लिए अपन सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। अब जो इसमें रिएक्शंस होती है उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। पर जो वैद्युत अपघटनीय सेल है इसमें अस्वतः, अपने आप काम नहीं होता, विद्युत अपन को देनी पड़ती है तब काम होता है, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, जो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगी उसमें वैद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, रासायनिक ऊर्जा में। थर्ड पॉइंट आपने कभी पढ़ रखा हो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में 11th में थोड़ा सा देखा हो, तो जो गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो मान होता है अगर ऋणात्मक होता है तो प्रक्रम क्या होता है, स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है वो। तो देखो ये रिएक्शंस अपने आप हो रही थी ना केमिकल से वैद्युत में, तो आप बोल सकते हो इसके लिए जो डेल जी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। और इसके लिए अस्वतः प्रक्रम के लिए क्या होता है, धनात्मक। डेल जी का मान क्या होता है, धनात्मक। ऐसे ही अपन देख रहे थे वहाँ पे जो वैद्युत रासायनिक सेल है, इसमें जो एनोड होता है, क्या एनोड और कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। जैसा कि अपन यहाँ जाने, जैसे ये मैं एक सेल बना रहा हूँ, ये बैटरी मान लो, इसमें यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये ही इलेक्ट्रोड है। तो एनोड होगा ना, उस पर कौन सा चार्ज रहता है, इसमें ऋणावेशित। ध्यान रखना यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एनोड किसका होता है वैद्युत रासायनिक सेल में, ऋणावेशित, और कैथोड कैसा होता है आपका, धनावेशित।
पर जो आपका वैद्युत अपघटनीय सेल है इसमें जो आपका एनोड है, एनोड कैसा होगा, धनावेशित, और कैथोड कैसा होता है, कैथोड आपका ऋण आवेशित होता है। इतना सा आपको पता होना चाहिए। और ये तो जर्नल बात है, आप दोनों सेलों के लिए लिख सकते हो नोट करके, ये आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है। जो एनोड होगा ना, हमेशा एनोड पे चार्ज आपका प्लस माइनस हो सकता है चेंज, पर एनोड पे ऑलवेज क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, सदैव ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखना है, कोई भी सेल हो एनोड इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो आपका कैथोड होता है, कैथोड होता है, इस पे आपका क्या होता है, रिडक्शंस। क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होगा, अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है और इधर क्या होगा, कैथोड पे हमेशा अपचयन। एक मैं नोट लिखा हुआ रहा हूँ आपको, जर्नल बात है ये, कैसा भी सेल हो ये प्रोसेस होगा। तो ये अपना पहले की क्लास में कवर किया था, ये केवल इसलिए है कुछ स्टूडेंट उसको ना देखे हैं, तो यहाँ पे एक अपन इसको समराइज कर लेते हैं। अब अपना टॉपिक वैद्युत रासायनिक सेल में ही अपन पढ़ने वाले हैं डेनियल सेल। इसी का आप एग्जाम्पल्स मान सकते हो इसको, डेनियल सेल। और आपके 12th में ये है, इसको पढ़ना है डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल क्या होता है क्या नहीं होता है वो अपन जानने वाले हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन देखने वाले हैं डेनियल सेल। और डेनियल सेल कहीं ना कहीं वैद्युत रासायनिक सेल का ही एक एग्जाम्पल्स है। तो डेनियल सेल क्या सेटअप होता है, इसमें कब ये सेल बनता है, तो उस सेटअप को, जो इसमें जो भी इक्विपमेंट काम में आएंगे उनको जब अपन सेटअप करते हैं तो क्या बनता है उसको अपन यहाँ चित्र से समझने वाले हैं और उसका वर्णन भी करेंगे। तो फर्स्टली क्वेश्चन आपका यही होता है, डेनियल सेल के नामांकित चित्र या सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र बनाना होता है और उसके बारे में लिखना होता है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, दो कंटेनर अपन लेते हैं, दो पात्र लेते हैं। ये दो पात्र होंगे, इनमें क्या करते हैं, डेनियल सेल है तो डेनियल सेल में जो एक कंटेनर होता है जो इस साइड में है, अभी के लिए ये मान के चलो, इसमें अपन विलयन भरते हैं, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन। जिंक सल्फेट लेते हैं, उसको क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं और घोल के अपन विलयन बना लेते हैं। तो ये क्या रहेगा आपका, जिंक सल्फेट ZnSO4 का जलीय विलयन। और इस दूसरे कंटेनर में अपन भरते हैं कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, CuSO4 का जलीय विलयन। और इन दोनों विलयंस की सांद्रता भी क्या होती है, 1 मोलर। इसकी मोलरता कितनी होती है, 1। 1 मोलर का अपन क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अब जो ये कंटेनर है, जिंक सल्फेट का विलयन में जिंक धातु की छड़ अपन क्या करते हैं, रखते हैं। जिंक धातु की एक छड़ लेंगे और उसको इसमें अपन क्या करते हैं, रखते हैं। ये क्या है आपका, जिंक धातु छड़। और जो कहीं ना कहीं किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, अपन ने पढ़ लिया था, कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश। क्योंकि जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल था और डेनियल सेल इसी का एक एग्जाम्पल्स है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। एनोड कैसा होता है वैद्युत रासायनिक सेल में, नेगेटिव। और इसमें अपन रखते हैं एक दूसरी छड़ होती है, ये किसकी होती है, कॉपर धातु की। किसकी छड़ रखते हैं, कॉपर की छड़ रखते हैं, कॉपर धातु की छड़। और ये काम करती है आपके कैथोड का। किसका काम करती है, कैथोड का। और कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये आपके क्या बन गए, दो अलग अलग कंटेनर में अपन ने ये सेटअप किया। अब ये दोनों धातु की छड़ हैं, इनको चालक तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में दोनों विलयन है, इन विलियंस को एक उल्टे यू आकार की कांच की ट्यूब से अपन क्या करते हैं, इन दोनों विलियंस को जोड़ा जाता है। एक कांच की नलिका होती है,
उल्टे यू शेप की। अब इस नलिका को अपन बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं? लवण सेतु। ये एपरेटस ही बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखो। लवण सेतु इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट ब्रिज। जब दोनों विलियंस को जोड़ने का काम कर रही है तो ब्रिज की तरह काम कर रही है ये। अब ये सेटअप तैयार होने के बाद में इसमें भरते हैं अपन, जो ये नलिका है इस नलिका में अपन पेस्ट भरते हैं। और वो किस किस का पेस्ट होता है? जेलनुमा। और यहाँ से पेस्ट भरने के बाद में डोट लगा देते हैं कॉटन की, मान लो आप। तो इसमें भरा जाता है, यहाँ पे जो है ये भरा जाता है इसमें अक्रिय प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अक्रिय प्रबल वैद्युत अपघट्य या अपघटनीय पदार्थ प्लस एक जैव रासायनिक पदार्थ होता है जिसे अगार, अगार के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है ये मान लो कहीं ना कहीं अपने लाल होती है, उसकी तरीके का ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अगार, अगार अगार पेस्ट। तो इसके साथ दोनों को मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है। और उसको कहाँ भरा जाता है? इसमें जो ये है ना, ये वाला, ये कहीं ना कहीं यही है आपका, थोड़ी जगह नहीं थी तो यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब इसमें जो ये अक्रिय शब्द है ये किसको इंडिकेट करता है? कि ऐसा प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ लोगे आप, ऐसा प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है जो इस सेल में काम आने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे ZnSO4, कॉपर सल्फेट, ये हैं, तो इनसे रिएक्शंस नहीं करना चाहिए। ये कंडीशंस है, तब अपन अक्रिय लिखते हैं। इसके बाद में जो यहाँ पे देखो ऐसा सेटअप तैयार होने के बाद में इस सेल को अपन देखते हैं तो इसमें हाफ सेल बनता दिखता है। इस हिस्से को लें तो हाफ सेल, ये वाला कंटेनर किसको बना रहा है? अर्ध सेल को। तो कहीं ना कहीं देखो एनोड पे क्या होता है ये आप जानते हो, ऑक्सीडेशन। सदैव क्या होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन, ये आप जानते हो। और कैथोड पे क्या होता है? सदैव रिडक्शंस। क्या होता है? रिडक्शंस, अपचयन होता है। तो कहीं ना कहीं इसको अपन बोल देंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और इधर अपचयन होता है तो इसको बोल देंगे अपचयन अर्ध सेल। ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल। यहाँ पे देखो जब इस सेटअप को तैयार करते हैं, जब ये जिंक धातु की छड़ ZnSO4 के विलयन में रखी जाती है तो यहाँ पे इसका क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे जो जिंक सॉलिड है, ये छड़ है तो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जिंक के, जैसे मान लो ये जिंक, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Zn+2 आयन में। और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? रिलीज करता है। और आपने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना वो भी क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो यहाँ पे 0 था ऑक्सीकरण अंक, यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ से क्या फिनोमिना होता है? जब इसको रखते हैं तो यहाँ से ये जिंक है ना, जिंक का एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयन में, Zn+2 आयन में। और ये आयन किस में आ जाता है? इस ZnSO4 के विलयन में। और जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ये धीरे धीरे इस छड़ पे क्या होते हैं? एकत्रित होते जाते हैं। तो ये जिंक धातु की छड़ है, इस पे क्या आता है? ऋण आवेश आने लगता है। इसी कारण एनोड कैसा होता है? ऋण आवेशित। अब ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ जाते हैं और इस विलयन में कहीं ना कहीं देखो Cu+2 और SO4-2 आयन होंगे। कॉपर सल्फेट को पानी में घोलते हैं तो Z+2 और -2 में टूट जाता है ये ना। अरे जैसे ही कॉपर सल्फेट को पानी में डालोगे तो ये अपने संगत आयनों में टूट जाता है, Cu+2 और SO4-2 सल्फेट आयन में। तो यहाँ पे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स इस तार के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं इस डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हैं। और इस पे जाके यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आयन है आपका, ये मैकेनिज्म ही है, ये मान लो क्रियाविधि है सेल की। तो ये इस पे जाके धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होना स्टार्ट कर देते हैं? डिपॉजिट। तो ध्यान रखना जब भी डैनियल सेल की बात हो, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर से किधर होता है? एनोड से कैथोड की तरफ, या बोलो तो जिंक धातु की छड़ से कॉपर धातु की छड़ की तरफ।
अब बात करते हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और आपने ये भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं पता है तो अब जान लो कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कोई भी बात करे तो किधर होगा, विद्युत धारा को मैं I से दर्शा रहा हूं, तो इधर आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। ये I बराबर क्या है, विद्युत धारा, इधर प्रवाह होगा। ये अपना एक बेसिक सेटअप था डैनियल सेल का। अब ये अक्रिय प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये आप इनमें से ले सकते हो। मुख्यतः आपका KCl का प्रयोग करते हैं अपन डैनियल सेल में। KCl AgNO3 भी आप ले सकते हो, KNO3 भी आप काम में ले सकते हो, NH4Cl भी आप काम में ले सकते हो, Na2SO4 ETC मुख्यतः ये काम में लेते हैं। ध्यान रखना KCl और अगार ये भी क्यों लेते हैं वो मैं आपको जब क्रियाविधि पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं इसके वर्णन की। तो ये आपका बेसिक सेटअप होता है डैनियल सेल का। अब देखो इसमें अपन क्या क्या लिख सकते हैं। जो आपका ये डैनियल सेल है दिख रहा है, जो दिख रहा है बस उसी बातों को आप शॉर्ट में लिख सकते हो। डैनियल सेल 2 अर्ध सेल से मिलकर बना होता है, या डैनियल सेल में 2 अर्ध सेल उपस्थित होते हैं। यह ऐसे लिख सकते हो, यह है 2 अर्ध सेलों अर्ध सेलों से बना होता है या बनता है, जिसमें फर्स्ट क्या है आपका, इधर वाला क्या है, ऑक्सीकरण, अर्ध सेल, ऑक्सीडेशंस हाफ सेल। देखो इसके बारे में क्या क्या बातें लिख सकते हो। और ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि IUPAC ने फिक्स किया है कि एनोड होगा ना वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है। आपको किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। देखो लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, तो ये किस साइड में होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कहीं ना कहीं बाई साइड होता है। और कैथोड आपको रखना है RHS, राइट हैंड साइड। तो लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीकरण अर्ध सेल में, यह है डैनियल सेल के, यह है डैनियल सेल में बाईं तरफ है ना, लेफ्ट साइड होता है। इसमें सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इसमें किसकी छड़ है, जिंक धातु की छड़, इसमें जिंक धातु की छड़। जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में, मैं जलीय विलयन को A और Q एक्वस लिख देता हूं। जलीय विलयन में रखी होती है, जलीय विलयन में क्या होती है, रखी होती है, जो किसका काम करती है, जो एनोड का कार्य करती है। दिख रहा है, देखो जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़, और किसका काम कर रही है, एनोड की। और एनोड का काम करती है, तथा ऑक्सीकरण होता है इस पे, तथा ऑक्सीकरण क्या होता है, और एनोड पे चार्ज कैसा दिख रहा है, इसमें एनोड कैसा होता है आपका, ऋणावेशी। तो ये बेसिक बातें अपन किसके लिए लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल के बारे में। ऐसे ही अपन लिख सकते हैं जो आपका अपचयन अर्ध सेल है। तो अपचयन अर्ध सेल की बात करोगे तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो उसमें। देखो दूसरा क्या है आपका, अपचयन अर्ध सेल, इसकी बात करोगे, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, ये किधर होता है, दाईं तरफ। आप लिख सकते हो यह है डैनियल सेल में दाईं तरफ, ये राइट हैंड साइड है ना, दाईं तरफ होता है। सेकंड बात करें
इसमें क्या होता है, कॉपर धातु की छड़ है आपकी, किसमें रखी होती है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, जो किसका काम करती है, जो कैथोड का कार्य करती है। और इस पे क्या होता है, आपका अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। और बोले तो इस पे चार्ज कैसा होता है, और कैथोड पे चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव। तो ये बातें अपन इसके लिए लिख सकते हैं। दोनों विलियंस की सांद्रताएं आप बताना चाहो तो कितनी होती है, 1 मोलर। अब बात करते हैं आगे। देखो, दोनों धातु की छड़ों को, या फिर आप ये बोल सकते हो एनोड और कैथोड को चालक तार की सहायता से गैल्वेनोमीटर से अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो क्या है इसमें ये पॉइंट्स, इसके बाद में आप लिख सकते हो जो आपकी ये धातु की छड़ है, तो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनोड व कैथोड, या आप चाहो तो जिंक और कॉपर की छड़ को, एनोड व कैथोड को चालक तार द्वारा, जो आपका जी है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। ऐसी कुछ नई बातें नहीं लिख रहे हैं, जो अपन बस यहाँ पे बनाए वही। और लवण सेतु है, ये दोनों विलयनों को जोड़ती है, दोनों विलयनों। और दोनों विलयन कौन कौन से हैं, जिंक सल्फेट का और आपके कॉपर सल्फेट के, दोनों विलयनों को लवण सेतु से जोड़ते हैं। लवण सेतु से जोड़ते हैं। अब इसके बाद में अपन जानने वाले हैं लवण सेतु क्या होती है। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात कर लेते हैं अपन लवण सेतु की, है ना। तो डैनियल सेल में जो लवण सेतु होती है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसके कार्य पूछ ले जाते हैं। लवण सेतु, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। तो देखो लवण सेतु में क्या होता है, सबसे पहले तो कैसी होती है ये क्या होती है, यह कांच की उल्टे यू आकार, उल्टे यू आकार की नलिका होती है। नलिका कैसी होती है, नलिका होती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। जिसमें क्या होते हैं, जिसमें अक्रिय प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, अपघट्य पदार्थ एगार एगार, इसका पेस्ट भरा होता है, जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आपके पूछ लिए जाए लवण सेतु के कार्य, इनको आपको याद करना है अच्छे से। लवण सेतु के कार्य, देखो लवण सेतु के कार्य की बात करें तो सबसे पहले जब इसकी क्रियाविधि पढ़ोगे आप, उसमें मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आएंगे। पर अभी के लिए थोड़ा सा ये समझो, देखो कहीं ना कहीं देखो ये परिपथ है, यहाँ से विद्युत धारा जा रही है और ये पूरा सेल के अंदर होता है। ये मान लो ये वाला पूरा सिस्टम होता है ना, सेल के अंदर होता है। आपको तो केवल एक सेटअप, बाहर 2 टर्मिनल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाहरी परिपथ तो ये है, गैल्वेनोमीटर से अपन ने जोड़ रखा है, और आंतरिक परिपथ ये है, देखो इधर से आपका फ्लो ऐसे। तो आंतरिक परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। फर्स्ट तो ये लिख सकते हो, सेल के जो आंतरिक परिपथ है, सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करती है। लवण सेतु क्या करती है, सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करती है। सेकंड आप बोलना चाहो, कहीं ना कहीं देखो क्रियाविधि होगी, उस क्रियाविधि में अपन जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है सेल का वो,
तो क्रियाविधि में ये दोनों विलयन है ना वो आवेशित हो जाते हैं, जिंक सल्फेट का विलयन भी और कॉपर सल्फेट का विलयन भी। तो आप लिख सकते हो दोनों विलयनों को, अब कौन से हैं दोनों, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, दोनों विलयनों को उदासीन रखने का कार्य करती है, रखने का कार्य करती है या उदासीन बनाई रखती है, आप इतना भी लिख सकते हो, उदासीन बनाई रखती है। और साथ में आपको कहीं ये लिखना पड़े, सेल में साम्य अवस्था स्थापित नहीं होने देती। साम्य अवस्था जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, साम्य अवस्था स्थापित नहीं होने देती है। तो ये लवण सेतु के कार्य थे। अब अपन बात करेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में, क्या क्या कैसे आपको विद्युत धारा प्राप्त होती है। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब डैनियल सेल की क्या बात करेंगे, डैनियल सेल की क्रियाविधि, ये काम कैसे करता है, कैसे अपन को विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो क्रियाविधि है ना, डैनियल सेल की क्रियाविधि, मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है। तो देखो काम कैसे करता है उसको पहले एक बार सुन लो, फिर अपन लिखेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही जो आपका जिंक धातु की छड़ और कॉपर धातु की छड़ को चालक तार की सहायता से अपन गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप अपन को दिखता है, मतलब रीडिंग्स आती हैं। तो आप कहीं ना कहीं जोड़ने के प्रोसेस को आप ये बोल सकते हो सेल परिपथ पूर्ण होने पे। तो अपन लिख सकते हैं सेल परिपथ पूर्ण होने पर विद्युत धारा प्राप्त होती है, जिसके दौरान क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखो क्रियाविधि में अपन क्या लिखोगे, सेल परिपथ, सेल परिपथ पूर्ण होने पर विद्युत धारा प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्राप्त क्यों होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीकरण, तथा कैथोड पर क्या होता है अपचयन। आपको बता दिया गया है हमेशा एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा अपचयन होता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर होता है, ये तो आप लिख सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर से किधर होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, जो आपकी जिंक धातु की छड़ है, जिंक छड़ से किसकी तरफ, कॉपर छड़ की तरफ। और पूछ लिया जाए आपसे विद्युत धारा का प्रवाह, जो विद्युत धारा है इसका प्रवाह जो आई है, इसका प्रवाह किधर होता है, कैथोड से एनोड की तरफ। ये बोल सकते हो आप कॉपर छड़ से जिंक छड़ की तरफ। ये अपने आप में छोटे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में अपन और कुछ देखना चाहें तो क्या चीज़ें होती हैं उनको देखो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो एनोड है, एनोड है उस पर क्या होता है ऑक्सीकरण, तो उसको आपको ऐसे भी लिख सकता है वो ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, या फिर बोल दे वो एनोड सेल पे कैसे अभिक्रिया होती है, क्या देखने को मिलता है। तो सिंपल सा ध्यान रखो, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इसमें जो जिंक सॉलिड था आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2 एक्वस जलीय विलयन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछ लिया जाए डैनियल सेल में ऑक्सीकरण अर्ध सेल की अभिक्रिया लिखो, तो ये लिख सकते हो। ऐसे ही आपकी बात कर ले अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। तो इसमें देखो अपचयन पे कौन सी अभिक्रिया होती है, ये Cu+2 आयन होते हैं, क्या होते हैं Cu+2 आयन इस रोड के पास जाते हैं, क्योंकि इधर से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके आ रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है, जैसे डिप करते हैं Zn+2 आयन बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इस रोड पे आ जाते हैं, और ये रोड पे आने के बाद में इधर मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो
कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, इसमें Cu+2 आयन है, ये इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ इसके पास जाके यहाँ पे इस छड़ पे डिपॉजिट होना है, चिपक जाते हैं, यहाँ पे जाके एकत्रित होने लगते हैं। कौन सी रिएक्शंस होती है यहाँ पे, ये Cu+2 जो जलीय विलयन में कॉपर+2 आयन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं, कौन से वाले, जो इस तार के थ्रू जिंक ने दिए हैं वो, और क्या बन जाता है, कॉपर सॉलिड। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपका अपचयन हो गया। तो इसी को बोल सकते हैं अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या होती है यहाँ पे, Cu+2 जो जलीय विलयन था उसमें Cu+2 आयन थे, वो क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को तार के थ्रू ग्रहण करते हैं और क्या बन जाता है, कॉपर सॉलिड, जो कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ। अब इस रिएक्शंस के दौरान सेल में क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ से ये एटम है, जैसे ये एटम यहाँ आ गया तो ये इतना कट गया, ऐसे धीरे धीरे यहाँ से जिंक के मेटल निकलने लगते हैं और ये रोड है आपकी संसारित मतलब टूटने लगती है, गलने लगती है, इसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इधर देखोगे तो ये विलयन से कौन जा रहे हैं, Cu+2, और यहाँ पे जाके चिपकते जा रहे हैं कॉपर सॉलिड के रूप में। तो कहीं ना कहीं कॉपर की छड़ का क्या होता है, भार बढ़ता है और जिंक की छड़ के भार में क्या आती है, कमी आती है। सेकेंड पॉइंट देखो, यहाँ से जितने एटम निकलेंगे उतने ही इस विलयन में जिंक+2 आयन की सांद्रता बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि अभिक्रिया के दौरान इसमें जो आपका ZnSO4 का विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन है, उसमें जिंक की आयनों की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। और इधर क्या होगी, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें Cu+2 आयन और SO4-2 आयन थे, तो कहीं ना कहीं कॉपर+2 आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। तो जब अपन क्या करते हैं, इधर लिख देता हूँ, सेल कार्य करता है, या सेल कार्य करने का मतलब इससे अपन विद्युत धारा प्राप्त कर रहे हैं। सेल कार्य करता है तो निम्न परिवर्तन होते हैं, ये भी आपसे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। निम्न परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो आप लिख सकते हो। देखो फर्स्ट परिवर्तन क्या होगा आपका, क्या थी, जिंक धातु की छड़ है, ZnSO4 की छड़ है, जो जिंक है आपका, जिंक छड़ के भार में क्या आती है, कमी, भार में कमी। और जो ZnSO4 विलयन है, जिंक सल्फेट का विलयन में जो आपका क्या होता है, Zn+2 आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। इसको शॉर्ट में लिख दिया है, सांद्रता को दर्शा रहा है। सेकंड आप बोल सकते हो जो कॉपर की छड़ के बारे में, कॉपर छड़ के भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखो वृद्धि हो रही थी ना, डिपॉजिट हो रहा था ये। और आयनों में जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये CuSO4 का विलयन ये भरा हुआ है, इससे ये Cu+2 आयन है, ये कम होते जा रहे हैं ना, विलयन में Cu+2 आयन की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। ये भी चेंज आपको देखने को मिलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। पूर्ण सेल अभिक्रिया पूछ रहे आपसे डेनियल की, तो बस जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, कट गए। इधर देखो क्या है, जिंक सल्फेट सॉलिड है, Cu+2 किसमें है, जलीय विलयन, इसकी जगह आप कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हो, ये विलयन कहाँ गया, ये रहा। CuSO4 भी लिख सकते थे यहाँ, उसका मतलब यही है। आगे क्या है आपका, Zn+2 एक्वस, अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं ZnSO4, और प्लस ये क्या है, Cu सॉलिड। तो ये क्या है आपके डेनियल सेल की पूर्ण अभिक्रिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये रहा। तो ये अपन ने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं, एक तो डेनियल सेल का सचित्र वर्णन, क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकता है। सेकंड डेनियल सेल की क्रिया विधि। ये छोटे क्वेश्चन से अपने आप में। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि डेनियल सेल में एनोड किसका बना होता है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो उसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज ले सकते हो। क्या ट्रिक है आपकी, ये ट्रिक मैं यहाँ लिख देता हूँ ना। ये ट्रिक क्या रहेगी आपकी, आप ऐसे ध्यान रखना, आप एपरेटस सेटअप बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोन के नाम से आप याद रख लेना।
ये क्या है, लोन। तो ध्यान रखना एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड। ये किसको दर्शा रहा है, लेफ्ट साइड। सेल का लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, ओ किसको दर्शा रहा है, ऑक्सीडेशंस को। लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ए किसको दर्शा रहा है, एनोड को, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। तो ट्रिक आपकी लोन बन गई है। एल लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला जो ऑक्सीडेशन होगा एनोड होगा, और एनोड पे एन किसको दर्शा रहा है, नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज। ऐसे आप इस सेटअप को बता सकते हो। आपको पूछ ले एनोड पे क्या होता है, एनोड पे कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। बस ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट और, कभी आप कंफ्यूज मत होना, ये वैद्युत रासायनिक सेल है ना, इसके अन्य नाम भी आपको मिल जाएंगे। एक आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इसका अन्य नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इसको, या आप लिख सकते हो अन्य नाम। वैद्युत रासायनिक सेल है उसको गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल भी कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल या वैद्युत रासायनिक सेल का ही एग्जाम्पल है आपका डैनियल सेल। तो अब अपन देखते हैं आगे चल के, इसमें जब ये वोल्टेज प्राप्त होता है इससे, तो उस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है डैनियल सेल के लिए, तो इसको भी चलो मैं यहीं कंप्लीट कर देता हूँ। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान रखना ये बातें। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है सब जानेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल शॉर्ट में EMF कितना होता है, 1.1 वोल्ट। कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 1.1 वोल्ट। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन और हो जाता है आपका, कि जो डैनियल सेल है इस पर अपन बाह्य विभव लगाए, तो अलग अलग स्थितियों में लगाएं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना, या विपरीत उल्टी दिशा में होगा, ये बाहर से लगाएंगे, विपरीत बाह्य विभव का प्रभाव। मतलब ये मानेंगे अपन, इसके जो टर्मिनल है इससे कोई बाह्य वोल्टेज अपन जोड़ेंगे और उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, विपरीत होगी। तो इसमें 3 कंडीशंस पढ़ेंगे। अब विपरीत बाह्य विभव को ई बाह्य लिख देता हूं मैं, ना, ई बाह्य। इसका मान यदि क्या हो, 1.1 वोल्टेज, 1.1 वोल्ट, इससे क्या हो, कम हो, इससे वैल्यू ये कम हो, तो इस कंडीशंस में आपका सेल कार्य करते रहता है। सेल क्रिया बाधित नहीं होती है। जो विद्युत है आपका वो आप प्राप्त करते रहते हो, विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है, और जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसमें वो कोई भी प्रभावित नहीं होंगी। सेकेंड कंडीशन है आपकी, अगर ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट के क्या है, बराबर, तो इसमें क्या होंगी, सेल क्रियाएं रुक जाती हैं। सेल क्रिया रुक जाती हैं, जो भी इसमें रिएक्शंस हो रही हैं, रेडॉक्स सभी क्रियाएं सभी रुक जाएंगी। और थर्ड कंडीशंस क्या है, ई बाह्य ये क्या हो, कम हो, किससे, 1, ये क्या हो, ज़्यादा हो, 1.1 वोल्ट से क्या हो, ज़्यादा। तो सेल क्रियाएं क्या होंगी, विपरीत दिशा में। सेल क्रिया विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होती हैं। ध्यान रखना, जो एनोड होता था, नॉर्मली क्या है, जो एनोड होता था वो कैथोड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कैथोड था वो किस में हो जाता है, एनोड में। जो भी रिएक्शंस है सारी विपरीत, ध्यान रखना, विपरीत दिशा में हो जाती हैं। विपरीत में जैसे जो आपका एनोड था पहले वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, और जो कैथोड था वो किसकी तरह काम करेगा, आपका एनोड की तरह। तो ये अपना डैनियल सेल
कुछ टॉपिक्स और बचे हैं इसके, जैसे डैनियल सेल का निरूपण, इसको कैसे निरूपित करते हैं, कैसे ये रिएक्शन जो बनाई थी उनको कैसे लिखते हैं, वो सब नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।